हर कहानी की एक शुरुआत होती है, लेकिन क्या हम कभी जान सकते हैं कि असल शुरुआत क्या थी? अतीत, एक ऐसी दुनिया जो अब मौजूद नहीं है। आज हम इसी रहस्य के ताले को खोलने की कोशिश करेंगे कि इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता है। सर, यहीं पर मेरी सबसे बड़ी उलझन है। अतीत तो एक बंद कमरे की तरह है, जिसका दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है और चाबी खो चुकी है। जो चीज़ अब मौजूद ही नहीं है, हम उस तक पहुंचने का दावा कर भी कैसे सकते हैं? ये जानना असंभव नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल। और इसका जवाब यह है कि इतिहासकार टाइम ट्रैवलर नहीं है, वो जासूस हैं। कल्पना करो कि इतिहास एक बहुत पुराना अनसुलझा मामला है, एक कोल्ड केस, और हम इतिहासकार उस अपराध स्थल पर दशकों या सदियों बाद पहुंचते हैं। एक जासूस सबसे पहले क्या करता है? वो अपराध स्थल पर जाता है और सीधे सबूत इकट्ठा करता है। हमारे लिए ये अपराध स्थल ही तो अतीत है। और जो सबूत हम इकट्ठा करते हैं, उन्हें हम प्राथमिक स्रोत या प्राइमरी सोर्स कहते हैं। ये उस समय के एकदम सीधे सबूत हैं। समझो अतीत के फिंगरप्रिंट्स, गवाहों के बयान, अपराध का हथियार, सब कुछ। एक मिनट, फिंगरप्रिंट्स, गवाहों के बयान? सर, इतिहास में इसके उदाहरण क्या होंगे? ये सुराग असल में दिखते कैसे हैं? बहुत बढ़िया सवाल। चलो, दो शक्तिशाली सुरागों की तुलना करते हैं। एक तरफ है सरकारी कहानी, जैसे सरकारी दस्तावेज, कानून, जनगणना के आंकड़े। ये सब लोगों को दिखाने के लिए हैं, पब्लिक के लिए। और दूसरी तरफ है गुप्त स्वीकारोक्ति, जैसे किसी के निजी पत्र या डायरियां। ये किसी के एकदम निजी विचार और भावनाएं हैं, जिन्हें शायद कभी किसी और के पढ़ने के लिए लिखा ही नहीं गया था। लेकिन सर, एक सरकारी कहानी तो ज्यादा भरोसेमंद होनी चाहिए ना? आखिर वो आधिकारिक है। कोई गुप्त स्वीकारोक्ति या किसी की निजी डायरी एक आधिकारिक दस्तावेज से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो सकती है? वो तो बहुत सब्जेक्टिव होगी। तुम्हारा सवाल ही इस विषय का दिल है। जरा इस उद्धरण को देखो। ये एन फ्रैंक की डायरी से है। अब कल्पना करो, नाजी जर्मनी का कोई भी सरकारी दस्तावेज, क्या वो हमें ये बता सकता है कि उस आतंक के साये में एक अटारी में छिपी एक युवा लड़की के दिल में आखिर क्या चल रहा था? सरकारी दस्तावेज हमें नीतियां बताएंगे, कानून बताएंगे, शायद सैनिकों की संख्या भी। लेकिन ये गुप्त स्वीकारोक्ति हमें उस दौर की कांपती हुई मानवता, उसके डर और उसकी कभी ना मरने वाली उम्मीद का एहसास कराती है। यह हमें उस शासन की भयावहता को एक इंसान की आंखों से दिखाती है। ये वो सच है जो आधिकारिक रिकॉर्ड कभी नहीं पकड़ सकते। अच्छा, मतलब निजी दस्तावेज हमें भावनाओं और अंदर की सच्चाई तक ले जाते हैं। तो क्या लिखित सबूतों के और भी प्रकार हैं, या हर सुराग से एक ही जैसी जानकारी मिलती है? बिल्कुल नहीं, हर सुराग एक अलग दरवाजा खोलता है। देखो, संस्मरण और आत्मकथाएं किसी व्यक्ति के अपने जीवन की एडिट की हुई कहानी होती हैं। ये वो कहानी है जो वे चाहते हैं कि दुनिया याद रखे। समाचार पत्र हमें रोज के तथ्य और उस वक्त की पब्लिक ओपिनियन बताते हैं। वे इतिहास का पहला ड्राफ्ट होते हैं, जो अक्सर जल्दबाजी में और एक अधूरे नजरिए से लिखा जाता है। वसीयत जैसी चीजें, अरे वे हमें बताती हैं कि एक समाज के लिए असल में क्या मायने रखता था। पैसा, जमीन, परिवार, और यहां तक कि उपन्यास और कहानियां भी, जो पूरी तरह से काल्पनिक हैं, हमें उस युग की कल्पना, उसके डर और सामाजिक सोच के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। ये सब तो ठीक है सर, लेकिन ये सब तो उन समाजों के बारे में है जो लिखते पढ़ते थे। उन समाजों का क्या, जिन्होंने सब कुछ लिखा ही नहीं? या आम लोगों की जिंदगी के बारे में हम कैसे जानेंगे, जिनके पास डायरी लिखने का समय या शिक्षा नहीं थी? बेहतरीन सवाल। तुमने इतिहास लेखन की एक बहुत बड़ी सीमा की ओर इशारा किया है, और यहीं पर जासूस को लिखित सुरागों से आगे देखना पड़ता है। हमें भौतिक सुरागों की ओर मुड़ना होगा, जमीन में दबे सुरागों की ओर। एक पुराना सिक्का हमें बता सकता है कि वो साम्राज्य कहां तक व्यापार करता था। एक इमारत की बनावट हमें बताती है कि राजा और प्रजा के बीच कितनी दूरी थी। खेतों में मिले औजार हमें बताते हैं कि एक किसान का जीवन कितना कठिन था। और कभी-कभी इतिहास कागज पर नहीं, बल्कि लोगों की यादों में जिंदा रहता है। हम मौखिक साक्षात्कार, मतलब ओरल इंटरव्यूज के जरिए उन यादों को सहेजते हैं जो कभी लिखी ही नहीं गई। याद रखो, एक पुरातत्वविद को मिला एक मिट्टी का बर्तन हमें आम आदमी के दैनिक जीवन के बारे में उन सरकारी दस्तावेजों से कहीं ज्यादा बता सकता है, जो सिर्फ राजाओं और युद्धों की बातें करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सभी सुराग हैं, लिखित, भौतिक, मौखिक। तो क्या हम बस जीरो से शुरू कर दें? क्या किसी और ने इस मामले की जांच नहीं की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छा जासूस हमेशा दूसरे जासूसों के केस फाइलों को पढ़ता है। इतिहास में इन केस फाइलों को हम द्वितीयक स्रोत या सेकेंडरी सोर्स कहते हैं।
ये दूसरे इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अतीत के विश्लेषण और व्याख्याएं हैं। ये हमें एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं और दिखाते हैं कि सबूतों को कितने अलग-अलग तरीकों से समझा जा सकता है। लेकिन सर, इसमें खतरा नहीं है? किसी और की राय क्यों पढ़ें? क्या हमें सिर्फ प्राथमिक सुरागों को खुद नहीं देखना चाहिए? दूसरे के विश्लेषण को पढ़कर हम कहीं बायस तो नहीं हो जाएंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन इसे इस तरह से देखो। इतिहास कोई मोनोलॉग नहीं है जहां एक व्यक्ति सच बोलता है। ये पीढ़ियों तक चलने वाला एक संवाद है, एक बातचीत है। ये समझना कि समय के साथ ऐतिहासिक व्याख्याएं कैसे विकसित हुई हैं, जिसे हम इतिहास लेखन या हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, ये जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्रोतों को जानना। हमें ये जानना होगा कि हमसे पहले के इतिहासकारों ने क्या तर्क दिए, वे किन नतीजों पर पहुंचे और क्यों। तभी तो हम उस बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब समझ में आता है सर, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, लेकिन मेरे मन में सबसे जरूरी सवाल अब आ रहा है। क्या होगा अगर सबूत नकली हो? क्या होगा अगर गवाह झूठ बोल रहा हो? आखिर हम इनमें से किसी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अब तुम एक सच्चे इतिहासकार की तरह सोच रहे हो, और यहीं पर हमारी जांच का फोरेंसिक लैब वाला चरण आता है। इसे स्रोत आलोचना या सोर्स क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसके दो बहुत महत्वपूर्ण चरण हैं। पहला, बाह्य आलोचना, यानी क्या सबूत असली है, और दूसरा, आंतरिक आलोचना, यानी क्या सबूत भरोसेमंद है। सर, इन दोनों चरणों के बीच का अंतर थोड़ा और आसान भाषा में समझा सकते हैं? बिल्कुल, इसे ऐसे समझो। बाह्य आलोचना ये पूछती है, क्या ये सुराग असली है या जाली? ये सुराग के शरीर की जांच है। क्या दस्तावेज का कागज 18वीं सदी का है या ये कल बनाया गया है? क्या लिखावट उस दौर की है? क्या स्याही वही है? वहीं आंतरिक आलोचना पूछती है, चलो मान लिया कि सुराग का शरीर असली है, पर क्या उसकी आत्मा सच बोल रही है? यहां हम कंटेंट की जांच करते हैं, उसकी गवाही का विश्लेषण करते हैं। लेखक का मकसद क्या था? क्या वो किसी राजा को खुश करने के लिए लिख रहा था? क्या वो अपने दुश्मनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था? एक दस्तावेज फिजिकली 100% असली हो सकता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह झूठा हो सकता है। तो अंत में स्रोत आलोचना की पूरी प्रक्रिया इन दो बुनियादी सवालों पर आकर टिक जाती है, जो हर इतिहासकार को और असल में हर व्यक्ति को किसी भी जानकारी के बारे में पूछना चाहिए। इसे किसने बनाया और क्यों बनाया? इन दो सवालों के जवाब में ही सच्चाई की परतें खुलती हैं। ठीक है सर, ये एक अविश्वसनीय रूप से कठोर प्रक्रिया है। सुराग ढूंढो, उन्हें समझो, दूसरे जासूसों की फाइलें पढ़ो, फिर फॉरेंसिक लैब में उनकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की जांच करो। लेकिन इतिहास के पेपर लिखने के अलावा आज के समय में इस स्किल का क्या महत्व है? यही असली मुद्दा है। देखो, एक इतिहासकार जिस स्किल का इस्तेमाल 200 साल पुराने दस्तावेज पर सवाल उठाने के लिए करता है, वही कौशल आज 2 मिनट पहले आई सोशल मीडिया न्यूज़ फीड पर सवाल उठाने के लिए भी जरूरी है। इतिहास लेखन का सबसे बड़ा संदेश यही है, जो क्रिटिकल थिंकिंग हम अतीत के स्रोतों के लिए सीखते हैं, वही आज के सूचना के सैलाब में रास्ता खोजने के लिए अनिवार्य है। अरे वाह, अब मुझे समझ आया। ये सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है। बिल्कुल, ये स्किल हमें समाचार लेखों का मूल्यांकन करने, फेक न्यूज़ और गलत सूचना को पहचानने, किसी भी मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने और अंत में एक नागरिक के रूप में सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करता है। सोर्स क्रिटिसिज्म 21वीं सदी में सर्वाइव करने का एक बहुत जरूरी स्किल है। तो आज का ये विश्लेषण हम इसी सवाल के साथ समाप्त करते हैं। इस जासूसी टूलकिट को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के बाद आज कौन सा स्रोत अलग नजर आएगा? चाहे वो व्हाट्सएप पर आया कोई मैसेज हो, कोई समाचार लेख हो या कोई टीवी पर हो रही बहस, एक इतिहासकार की नजर से देखने पर उसमें क्या नया सच दिखाई देगा?